नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। पीएम मोदी जम्मू में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जसरोटा और रामनगर में करेंगे रैली। प्रियंका गांधी की बिलावर और विश्नाह में चुनावी जनसभाएं। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पीएम मोदी हिसार में करेंगे जनसभा। कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। आप, जेजेपी, बसपा, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की चुनावी रैली जारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। राइट टू रिप्लाई के तहत भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, दूसरों पर हिंसा का आरोप लगाना पाकिस्तान की पाखंड की चरम सीमा। साथ ही कहा, आतंकवाद का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने की जम्मू कश्मीर में चुनाव को बाधित करने की कोशिश। लेबनान के बैरूत पर इजरायल का हवाई हमला, 6 लोगों की मौत, 91 लोग घायल। कमांडर नसरुल्लाह के सुरक्षित होने का दावा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का किया समर्थन। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन के खेल पर बारिश का साया। सुबह से ही बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका दूसरे दिन का खेल। कल पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट पर बनाए थे 107 रन। और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के एमए स्टेडियम में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। रैली में जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों से हजारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले कटरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के जसरोटा और रामनगर में चुनावी रैली करेंगे। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार से दूर रहीं प्रियंका गांधी भी आज चुनावी मैदान में उतरेंगी। प्रियंका गांधी आज जम्मू कश्मीर के बिलावर और विश्नाह में रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। वहीं हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। पीएम मोदी आज हिसार में दोपहर बाद जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में पीएम मोदी की ये तीसरी रैली है। हिसार से भाजपा के डॉक्टर कमल गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी की हिसार में हो रही रैली 6 जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएगी। भाजपा इस रैली की बदौलत बांगर की 23 सीटों पर समीकरण साधने की उम्मीद लगाए बैठी है। गृह मंत्री अमित शाह आज कैथल के गुहला में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जगाधरी में चुनावी रैली करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज कैथल के बालू में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वे एक रोड शो में भी निकालेंगे। इसमें वे आप प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक विधानसभा की सीट आती है उधमपुर पूर्व। उधमपुर कलाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। खुद पीएम मोदी 2014 और 2024 की कटरा की सभा में कलाड़ी को मिली जियो टैगिंग का जिक्र कर चुके हैं। उधमपुर ईस्ट की सीट पर इस बार कलाड़ी प्रमुख मुद्दा बना है। हालांकि इस बार बागी सुरों ने पहली बार परिसीमन के बाद राजनीतिक पेचीदगी बढ़ा दी है। देखते हैं उधमपुर पूर्व की सियासी हलचल पर धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। स्वादिष्ट कलाड़ी ने उधमपुर के बाजारों को गुलजार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से इस बार के चुनाव में कलाड़ी मुद्दा बन गया है।
उधमपुर के बाजारों में तवे पर आंच तेज करते रंजीत सिंह कहते हैं कि कलाड़ी ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार का जरिया दिया है और हमारे दुकान को रौनक। वो घर बैठे ही अपने लिए कुछ कमा सकती हैं और दूध भी इससे वेस्ट वगैरह नहीं होगा। कहीं दूर लाग वगैरह लेके जाते हैं, वो लेके जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे बैठे अपने रोजगार के साधन एक उपलब्ध हो गया है। कलाड़ी की ब्रांडिंग ने उधमपुर पूर्व के सियासी पारे को तेज कर दिया है। भाजपा इसकी ब्रांडिंग का श्रेय लेकर हर महिलाओं के हाथ को मजबूत करने का दंभ भरती है। भाजपा ने इस सीट पर आरएस पठानिया को मैदान में उतारा है। पठानिया के चुनाव मैदान में आते ही बागे सुर तेज हो गए हैं, जिसने इस सीट की राजनीतिक पेचीदगी बढ़ा दी है। नेशन फर्स्ट राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। पिछले 7 दशकों में जो अराजकता जम्मू कश्मीर में फैली है, मुझे लगता है कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, और केंद्र में जो बार बार जिसे कहते हैं शासन प्रशासन रहे हैं। एनसी प्रत्याशी सुनील वर्मा कहते हैं, भाजपा ने बीते सालों में उधमपुर ग्रामीण जनता के साथ अन्याय किया है। स्मार्ट मीटर के बिल लोगों की आय से अधिक हैं। कलाड़ी को मिली ब्रांडिंग से जायका तो बदला है, लेकिन बनाने वाली ग्रामीण महिलाओं के हाथ तंग हैं। कलाड़ी तैयार करने के लिए दूध चाहिए, जिसका अभाव है। कलाड़ी जो है ना जी, हमारी सौगात है जहाँ की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी जो लोग इसका उत्पादन करते हैं तो वो कलाड़ी दूध की बनती है, लेकिन दूध हासिल करने के लिए जो गाय है, किसान को प्रॉपर उसका वो भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए। वहाँ किसान हमारा है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। भाजपा को यहाँ गैरों से अधिक अपनों से गिला है। 2014 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले पवन खजूरिया बागी बनकर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। इस समय जनता के सेवा के लिए हम समर्पित है। जनता एक ही भाव लेकर चल रहे हैं कि जनता के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। विकास का रथ जहां तेजी से दौड़ेगा। उधमपुर पूर्व में मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा, एनसी और निर्दलीय उम्मीदवार ये जरूर मानते हैं कलाड़ी की जियो टैगिंग ने महिलाओं को आर्थिक समृद्धि दी है, लेकिन कोई भी दल सियासी मैदान में अपने दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब फैसला जनता के हाथों में है। उधमपुर में कलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। सभी राजनीतिक दल के नेता ये मानते हैं कि कलाड़ी ने यहाँ की महिलाओं को संबल बनाया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, उधमपुर ईस्ट। और वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में विधानसभा की प्रमुख सीटों में से एक है उधमपुर पूर्व सीट, जहां 1 अक्टूबर को मतदान है और भाजपा ने रामनगर के विधायक रणवीर सिंह पठानिया को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि बीजेपी के लिए कार्यों के साथ चुनावी मैदान में है। रणवीर सिंह पठानिया से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। उधमपुर ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी आरएस पठानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव सामने है, 1 तारीख को मतदान है। क्या चुनावी मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप जनता के बीच में हैं? भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। पिछले 7 दशकों में जो अराजकता जम्मू कश्मीर में फैली है, मुझे लगता है कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, और केंद्र में जो बार बार जिसे कहते हैं शासन प्रशासन रहे हैं। तो जिस तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई है, राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो ताकतें थी उनको कमज़ोर करने की, उनको ख़त्म करने की, उनको खोखला करने की जो बात की गई है, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले राष्ट्रवाद पर चलेगी और दूसरा क्षेत्र का विकास और नौजवानों के लिए रोजगार। जो 10 साल की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में विकास का कार्य हुआ है? गृह मंत्री ने तो अभी डोंगरी भाषा की भी बात की, रेलवे कनेक्शन, रेलवे कनेक्टिविटी की भी बात करी। क्या क्या आपको लगता है जो विकास के कार्य हुए हैं? देखें, अद्वितीय और अद्भुत जिसे कहते हैं विकास की, और जो मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में जो यहाँ पे एक फोकस दिया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में उधमपुर की बात करें तो उधमपुर नंबर 3 पे है पूरे देश में रोड कनेक्टिविटी में। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज की बात करें, IIT IIM की बात करें, लिथियम की बात करें, या वो सबसे बड़े रेल ब्रिज की बात करें, इस सारे विकास को और विशेषकर जो केंद्र की पॉलिसी जो प्रोग्राम है वो और ज़मीनी स्तर से कैसे जुड़ पाएँ, एक आम आदमी के साथ, एक हर एक वोटर के साथ, और मैंने कहा आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति के साथ। तो इस बात पे फोकस मुझे लगता है इस चुनाव के बाद दिया जाएगा। आपने कहा कि हमारी लड़ाई माफिया से है, खनन माफिया, और बाकी चीज़ों का भी आपने जिक्र किया है, तो वो इशारा किधर है? देखें, आप पूछ ही रहे हैं, आपके स्टीम चैनल पे बता दूं, 19 रुपये रेट है और यहाँ का जो खनन माफिया ये 36 रुपये में मटेरियल लोगों को फराहम किया जा रहा है।
लैंड माफिया उधमपुर के आगे पीछे पीछे, चुनाव भी इसलिए लड़ना है, ये सब माफिया मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिसे कहते हैं खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। करारा जवाब उधमपुर ईस्ट की जनता और पूरे उधमपुर शहर की जिसे कहते हैं वेस्ट की जनता, हम दोनों उसमें देंगे। तो ये थे हमारे साथ उधमपुर ईस्ट से भाजपा के उम्मीदवार आर एस पठानिया, जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी लड़ाई न केवल अपनों से है बल्कि लड़ाई विपक्ष से भी है। अब देखना है कि 1 तारीख को जबकि यहाँ मतदान हो रहा है तो जनता इनको कितना अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, उधमपुर। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी। दिन भर के प्रवास के दौरान राष्ट्रपति हैदराबाद में नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। वो राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगी। 8 दिवसीय कला महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया है। भाविका ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत पर लगाए गए निराधार आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद, नशे की व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का गढ़ है। Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. भारतीय राजनयिक भाविका ने आगे कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों को बाधित करने की भी हर संभव कोशिश कर रहा है। The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. भाविका ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता आया है। ऐसे में उसका किसी अन्य देश पर उंगली उठाना हास्यास्पद है। पाकिस्तान वो देश है जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now
dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. और इस सब के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान वो किसी को पीछे ना छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करना, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वे हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष भी रखेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी पीएम के भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश और भारत पर कई झूठे और बेबुनियाद लगाए गए आरोपों का भी वो जवाब देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ ही साथ उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री और यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान बिम्स्टेक के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबद्धता भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, विजन सागर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अनुरूप है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर चर्चा की गई। They spoke about their vision for BIMSTEC and what are their priorities, what are the areas in which they would like regional cooperation in BIMSTEC to focus upon, and this led to exchange of views among the foreign ministers and other representatives on how we can move forward the agenda of BIMSTEC. BIMSTEC brings together three strands of India's foreign policy: neighborhood first policy, as you mentioned, look east policy, but also Sagar policy, security and growth for all in the region. So these are the countries which are adjacent to Bay of Bengal, which is a very important geographical space for India and other countries of the region. And that's why cooperation through BIMSTEC, which encompasses about 15 sectors, is very important. And in today's meeting, in fact, member states also spoke about cooperation in some new areas too. अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। नए नियुक्ति के बाद क्वात्रा की बाइडेन से यह पहली मुलाकात है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपना परिचय देते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये भी कहा कि भविष्य में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हूं। कुलगाम के दक्षिण कश्मीर के देवसर इलाके में मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर आदिगम गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान संयुक्त सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और घर घर तलाशी शुरू की। इस बीच छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 3 जवान और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। माना जा रहा है कि 2 आतंकी अब भी गांव में कहीं छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। आगामी त्योहारों के दौरान लोगों को अपनों के करीब पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे पूरी तरीके से तैयार है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन में होने वाली यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर भारतीय रेल ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 6000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी कर ली है।
रेलवे हर साल त्योहारों के इस मौसम में लाखों यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाता रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों की तुलना में विशेष ट्रेनों के परिचालन में धीरे धीरे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले साल इस मौसम में 4,429 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और अब बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नोएडा में डॉक्टरों ने स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया। इस स्वच्छता मैराथन का आयोजन डॉक्टर डीपी रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान ने किया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में डॉक्टरों, सफाई मित्रों और सुरक्षा मित्रों और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु के विरुधुनगर फैक्ट्रियों में विस्फोट का सिलसिला जारी है। विरुधुनगर जिले के सत्तूर के पास कंडास्वामी की एक पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की आवाज़ सत्तूर के 15 किलोमीटर से अधिक दायरे तक सुनाई दी गई। पटाखा फैक्ट्री में लगातार 1 घंटे से अधिक समय तक पटाखे फटते रहे। घटनास्थल पर अग्निशमन दल राहत और बचाव कार्यों के लिए मौजूद रहे। आपको बता दें कि विरुधुनगर को पटाखों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ देश के 90% से अधिक पटाखों का उत्पादन होता है। बात मौसम की करें तो मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र, गुजरात, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में अलग अलग स्थानों पर और असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कराईकल और माहे में भी कल ये हालात रहेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। और इस सबके बीच बिहार में बाढ़ का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। कोसी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल में भारी बारिश आने के बाद कोसी बराज में 6.81 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है, जो कि करीब 56 सालों में सबसे ज्यादा है। बिहार के सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिलों में बसे लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। राज्य सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें स्मरण किया। उन्होंने लिखा कि लता दीदी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। अपने भावपूर्ण गीतों के कारण वो हमेशा लोगों के दिलों और दिमाग में जीवित रहेंगी। लता दीदी और मेरे बीच एक विशेष बंधन था। मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजरायल ने कल लेबनान की राजधानी बैरूत पर हवाई हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। साथ ही हमले में 91 लोग घायल हो गए। इस हमले में इजरायल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उसके उप प्रमुख हुसैन अहमद इस्माइल के मारे जाने का दावा किया है। हमले में हिजबुल्लाह ने मुख्य कमांडर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह के सूत्रों के मुताबिक नसरुल्लाह के सुरक्षित होने का दावा किया गया है। वहीं संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमलों को लेकर इजरायल का कहना है कि वो रणनीतिक रूप से बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिसमें हथियार उत्पादन, भंडारण, कमांड सेंटर शामिल हैं।
अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तूफान हेलेन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। तूफान कमजोर होकर एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ में बदल गया है, लेकिन ये कई राज्यों में नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे 40 लाख से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर ड्यूक एनर्जी ने कल कोवांस फोर्ड डैम के द्वार खोल दिए हैं। अधिकारियों ने हेलन के रास्ते में रहने वाले निवासियों को तुरंत जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हेलन तूफान अमेरिका में आने वाले इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक बन गया है। खबर खेल जगत से है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर में खेला जा रहा है। आज टेस्ट के दूसरे दिन का मुकाबला होना है। हालांकि अभी तक बारिश के कारण मुकाबला शुरू नहीं हो सका है। पहले दिन का खेल भी बारिश से प्रभावित रहा। बारिश के कारण पहले दिन केवल 35 ओवर का ही मुकाबला हो सका। बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 3 विकेट खोकर 107 रन बना लिए हैं। 2 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे चल रही है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।